हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लेक्चर क्लासेस में। डेट है दोस्तों आज 6 मार्च 2021। आज हम 6 मार्च 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के कुछ MCQs पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे हम उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यूपी PSC के द्वारा अभी हाल ही में RO-ARO का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों 337 पोस्ट है और 337 पोस्ट जो है आपकी 5/3/2021 से लेकर के 1/4/2021 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वह 21 से लेकर के 40 एज है और इसे आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, कोई से भी स्ट्रीम से हो, आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको यूपी PCS की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, उस पर जाकर के आप फॉर्म के बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपको दोस्तों हमारे चैनल की PDF चाहिए, वीडियोस की PDF चाहिए जो कि हम डेली प्रोवाइड कराते हैं आपको डेली बेसिस पर, तो यदि आपको PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो बाइलिंगुअल है, इसलिए आपको PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस म्यूजिक कंपोजर बलदेव शरण नारंग हैज पास्ड अवे रिसेंटली? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों पंजाब, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में पहले यहां पर देख लेते हैं हम। पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित केसर चंद से ली थी। उन्होंने साल 1973 में DAV कॉलेज में बतौर संगीतकार प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप UPSI की या फिर UP PAT की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी GK और पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी की वीडियो जो है वो हमारी बिल्कुल फ्री है। जियोग्राफी की वीडियो हो या पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट आप जाकर के आई कार्ड पर जाकर के चेक कर सकते हैं और उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और सभी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है दोस्तों 10 फरवरी 2021 को यह विधेयक संसद यानी राज्यसभा में पारित हुआ। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम का स्थान लेगा। अब आपको बताना है कि इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है कि दोनों, एक या दो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2022। On the 10th February 2021, the bill was passed in the Parliament Rajya Sabha. The bill will replace the Major Port Trust Act. Which of the statement given above are correct? First or second, both, none and the above. तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों। वो UPSC और UP PCS में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए। आपको विधेयक काफी पढ़ लेने चाहिए, विधेयक से कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो विधेयक पारित होते हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं हम। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बोथ, अर्थात A और B दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों 10 फरवरी 2021 को संसद राज्यसभा में जो है प्रमुख बंदरगाह विधेयक प्राधिकरण विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया है। यह विधेयक दोस्तों 23 सितंबर 2020 को ही पास हो चुका था
यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 की जगह लेगा। किसकी जगह लेगा दोस्तों, यह आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 की जगह लेगा। इस विधेयक का जो उद्देश्य है दोस्तों, वह वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में प्रशासन के मॉडल का पुनर्विन्यास लैंड पोर्ट मॉडल के रूप में करना। और दोस्तों इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। इस विधेयक से दोस्तों प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता में मदद मिलेगी। इस विधेयक से बंदरगाह विधेयक जो है, बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं जो कि नोट कर दी गई है यहाँ पर। यह विधेयक दोस्तों बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 की तुलना में ज्यादा सुसंगठित है। इसमें ओवरलैपिंग करने वाले और पुराने पढ़ चुके अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है और उनकी कुल संख्या को 134 से घटा करके 76 कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद कितने थे इसमें, 134, अब इसकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 176। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून जो था 1963, उसकी जगह ली है इसने। किसने ली है, आपका यह विधेयक जो पारित हुआ है बंदरगाह विधेयक प्राधिकरण 2020, इसने जगह ली है। और इसमें जो अनुच्छेद थे, इसमें अनुच्छेद की 134 संख्या से घटा करके 76 कर दिया गया है। नए विधेयक में दोस्तों बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्डों की सरल संरचना का प्रस्ताव भी किया गया है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 में से 19 सदस्यों की जगह पर 11 से 13 सदस्य ही होंगे। ज्यादा सदस्य नहीं होंगे कि पहले जैसे होता था कि काफी सदस्य होते थे, 17 है, 18 है, 19 है। अब उसकी जगह केवल और केवल 11 से लेकर के 13 सदस्य ही होंगे। और बाकी संक्षिप्त जानकारी दोस्तों आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। अनुच्छेदों की संख्या जो आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो या फिर यूपी पैट की परीक्षा हो, आपसे यूपी पैट और यूपीएसआई की परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी रिसेंटली ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, कल ही लॉन्च हुआ था। तो अब पढ़ते हैं हम पहले इसके बारे में। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में से कौन सा नगर जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जिस महानगर ने, उसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। Which city has been the best among the metros of the country in the matter of ease of living? ऑप्शन ए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या बेंगलुरु। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। दे दिया होगा, इसका आंसर है दोस्तों डी अर्थात बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में सबसे महानगरों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है इसने। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है कौन जारी करता है दोस्तों, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है हमारा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और बाकी संक्षिप्त जानकारी यहां पर हम पढ़ लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि कम आबादी वाले शहरों में शिमला जो है वो नंबर 1 पर रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली का जो है 13वां स्थान है और टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत बड़ोदरा, राजकोट और महाराष्ट्र के पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई को शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सबसे उच्च प्रदर्शन जो किया है वह किया है बेंगलुरु ने। ठीक है, तो यह तो थी संक्षिप्त जानकारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन recognized as the tree city of the world? ऑप्शन ए अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों हैदराबाद अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बारे में हम यहां पर पढ़ लेते हैं। 4 फरवरी 2021 को दोस्तों भारतीय शहर हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। यह मान्यता दोस्तों किसके द्वारा प्रदान की गई है? संयुक्त राष्ट्र के अर्बन डे फाउंडेशन एवं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के द्वारा प्रदान की गई है। और ADF
यानी अर्बर डे फाउंडेशन, जो कि किसका है, संयुक्त राष्ट्र का है। संयुक्त राष्ट्र के अर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा और भारत के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह प्रदान की गई है। यह मान्यता का प्रावधान दोस्तों विशेष रूप से उन शहरों के लिए है जो शहरी वन के विकास और रखरखाव के लिए उनमें योगदान एवं प्रतिबद्धता के लिए तत्पर रहते हैं। हैदराबाद दोस्तों भारत का पहला एकमात्र शहर बन गया है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हैदराबाद एक के साथ साथ दोस्तों विश्व के 51 अन्य शहरों को भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, जिनमें अधिकांश शहर जो है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत दोस्तों शहर का मूल्यांकन दोस्तों निम्न मानकों के आधार पर किया गया है: उत्तरदायित्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना और संसाधनों का आवंटन करना। हैदराबाद दोस्तों एकमात्र ऐसा शहर है जिसके हरित हरम कार्यक्रम और अर्बन फॉरेस्ट पार्कों के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा के लिए चयनित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 2019 में अर्बर के फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अभी आप 2020 के बारे में, और ये ध्यान रखिएगा कि इसे हैदराबाद को लिए चुना गया है, हैदराबाद को इसके लिए चुना गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने के लिए घोषणा की है? ऑप्शन है रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सी ट्रांसपोर्ट और या फिर बैंक सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट 82 बिलियन डॉलर इन विच सेक्टर? रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट या फिर बैंक सेक्टर। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके मैं अपना आंसर बताएं। दिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में दोस्तों किस क्षेत्र में 82 बिलियन का निवेश किया गया है, निवेश करने की घोषणा की गई है, वह है दोस्तों समुद्री परिवहन अर्थात सी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। इस सी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत 82 बिलियन डॉलर का प्रधानमंत्री जी के द्वारा निवेश करने की घोषणा की गई है, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 बिलियन यानी 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है। इसके तहत दोस्तों बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाएंगे। तो यह तो थी संक्षिप्त जानकारी दोस्तों निवेश करने के ऊपर, समुद्री परिवहन के क्षेत्र में निवेश करने के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पहलवान जो है विनेश फोगाट ने हाल ही में महिलाओं के कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 42 किलोग्राम वर्ग या फिर 48 किलोग्राम या फिर 53 किलोग्राम वर्ग या फिर 55 किलोग्राम वर्ग। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन हाउ मेनी केजी कैटेगरी ऑफ वुमेन? 42 केजी, 48 केजी, 53 केजी या फिर 55 केजी। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों 53 केजी। 53 केजी को वेट उठा करके दोस्तों उन्होंने विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में 7वें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की जो है विनेसा कलांदजेस्किया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने इंचियोन एशियान खेलों में सिल्वर मेडल भी जीता था। यह तो थी जानकारी दोस्तों विनेश फोगाट के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को संसद टीवी, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि संसद टीवी किस की में मर्ज हो गई है। संसद टीवी जो है आपकी लोकसभा और राज्यसभा जो आपका चैनल आता था उसमें उसकी जगह अब केवल संसद टीवी के नाम से एक चैनल आएगा, वह इसमें मर्ज हो गया है। अब उसके दोस्तों सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के रिटायर्ड ऑफिसर है, उनका आपको नाम बताया है। ऑप्शन ए है संदीप कुमार, रवि कुमार, संजय कुमार या फिर संजय माथुर या फिर संजय मिश्रा। Recently, which Indian Administrative Service retired officer has been appointed as the first CEO of Parliament TV? संदीप कुमार, रवि कपूर या फिर संजय माथुर, संजय मिश्रा। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात रवि कुमार जो है आईएएस रवि कुमार को रिटायर्ड है वह उन्हें संसद टीवी का यानी पार्लियामेंट्री टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जैसे कि मैंने आपको आंसर बता दिया कि रवि कपूर, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के रिटायर्ड ऑफिसर रवि कपूर को 1 साल के लिए हाल ही में संसद टीवी का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। यह फर्स्ट सीईओ है क्योंकि यह अभी पार्लियामेंट्री टीवी जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की टीवी से मर्ज हो गई है, को नियुक्त किया गया है। साथ ही इन्हें रवि कुमार जो है वो 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। वह कपड़ा मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। तो यह तो संक्षिप्त जानकारी सीईओ रवि कुमार के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियनशिप एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों द्युति चंद्र, एमसी मैरीकॉम, गीता फोगाट या बबीता फोगाट। Which of the following World Championship has been elected as the chairman of the Championship and Veterans Committee of the International Boxing Association? द्युति चंद्रा, एमसी मैरी कॉम, गीता फोगाट या फिर बबीता फोगाट। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों। एमसी मैरी कॉम को, अर्थात बी ऑप्शन सही है, एमसी मैरी कॉम को विश्व चैंपियनशिप की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इनके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अध्यक्ष चुना गया है। यह मुक्केबाजी कई विश्व मौकों पर विश्व की संस्था की ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह आपके क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे वह यूपीएसआई की परीक्षा हो या फिर यूपी पैट की परीक्षा हो। यह सभी एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप लोग फटाफट से याद कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन इंटरनेशनल टी20 में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के लगाने वाला दूसरा बैट्समैन बन गया है? Recently, who became the second batsman in international T20 after Yuvraj Singh to hit 6 continuous sixes? क्रिस गेल, कीगोन पोलार्ड या फिर हार्दिक पांडे, रोहित शर्मा। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों कीरोन पोलार्ड, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के बनाने वाले यह दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं टी20 में। कीरोन पोलार्ड जो है लगातार टी20 में युवराज सिंह के बाद जो है 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए। इन्होंने श्रीलंका के ऑफ स्पिनर अकीला धनंजय के ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बना अपने नाम कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है मालदीव, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? मालदीव, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ एमओयू पर साइन करा है। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों फिजी। दोस्तों हाल ही में फिजी के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सहयोग के लिए अपना एमओयू साइन कर लिया है। में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोस्तों अनुसंधान कर्मियों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के बीच आदान प्रदान की सुविधा भी उपलब्ध है। तो यह तो दोस्तों हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज 6 मार्च के करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। दोस्तों हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस की सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। आप पीडी प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियोस
मिल जाएंगी। और यदि इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।